वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज तपस्साइस में आपका स्वागत है। टुडे 23 अक्टूबर 2023 एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द हिंदू का न्यूज़पेपर। सो एज वी ऑल नो दैट कि लास्ट 6 या 7 दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। रीज़न कुछ पर्सनल थे, घर में कुछ लोग की तबीयत सही नहीं थी तो उसकी वजह से मैं वहाँ लगा था। सो वो 2-3 वीडियो जो है, 2-3 दिन का जो एडिटोरियल है उसका मैं कंपाइलेशन कर चुका हूँ और उसका वीडियो मैंने मोस्टली 2-3 वीडियो बना चुका हूँ, तो वो मैं आपको अपलोड कर दूँगा। और 2-3 दिन और बचेंगे, वो भी मैं अपना जो भी ड्यूज होगा वो मैं आपको कवर करवा दूंगा, तो आप उसके लिए परेशान मत होना। सो आज से स्टार्ट करते हैं। कोशिश करेंगे कि आपको वीडियो लगातार मिलता रहे, लेकिन अभी भी जो स्थिति है वो स्टेबल है, तो उस बीच में अगर कभी एक वीडियो नहीं बना तो मैं नेक्स्ट डे उसको कवर करूँगा, लेकिन करूँगा वो पूरा डेज़ का, तो आप परेशान मत होना। सो स्टार्ट करते हैं। आज के कुछ 4-5 जो सेलेक्टेड एडिटोरियल्स हैं वो उठाया हूँ, क्योंकि पूरा पेपर पढ़ने का समय नहीं मिला, तो मैं उसको डिस्कस करता हूँ। तो एक तो जो इम्पोर्टेंट लगा मुझे आज के पेपर में वो तो है कि एक आप सबको पता होगा कि वाइना कन्वेंशन को लेके पता होगा, तो मैं उसको डिस्कस करूँगा। और यस, सो ये वाइना कन्वेंशन के बारे में डिस्कशंस होंगी। तो हो क्या रहा है, तो वो कनाडा को लेके ये पूरे न्यूज़ है कि मोस्टली हो क्या रहा है कि आप देखेंगे कि जो कनाडा के साइड से है उनके जो डिप्लोमेट्स हैं वो इंडिया में, अंडरस्टैंड करना कि ये कनाडा हो गया और ये इंडिया हो गया। सो मान लो कि जो इंडियन एम्बेसी में कनाडा के लोग हैं वो 40 हैं, और हमारे बंदे जो इंडिया के बंदे हैं वो कनाडा में 20 हैं, तो पैरिटी तो नहीं हुई ना। तो हमारे जयशंकर साहब यही कह रहे हैं, पैरिटी की बात कर रहे हैं कि आपको पैरिटी लानी पड़ेगी। कनाडा के साथ हमारे संबंध आप सबको पता है कि कुछ दिनों में जो है जो खालिस्तानी मूवमेंट था उसको लेके मैंने आपको पूरा वीडियो बना चुका हूँ, तो वो रिपीट नहीं करूँगा। तो उसके बाद से हमारे रिलेशन जो है वो थोड़ी सी ख़राब हुई है, डिट्रॉइट ही हुई है, अच्छी तो हुई नहीं है, और बहुत जल्दी इसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। लेकिन वही है कि आप जो एलिगेशन लगाए थे वो उसके पीछे का कोई एविडेंस नहीं था। सो आप एविडेंस लेस एलिगेशन लगा रहे हैं, और वो भी इंडिया जैसे कंट्री पे। इमेज इमेज एक टाइप का इमेज बहुत बड़ा फैक्टर होता है डिप्लोमेसी में। इंडिया की इमेज, इंडिया ने अभी अभी G20 होस्ट किया है, सक्सेसफुली होस्ट किया है। उसके बाद और भी जो G20 में जैसे वो अफ्रीकन यूनियन का एंट्री कराना, फिर मिडिल ईस्ट का वो जो पाइपलाइन का स्कीम है वो, और डिफरेंट डिफरेंट इसने इनिशिएटिव लिए हैं कैसे ग्लोबल जो क्लाइमेट क्राइसिस है उसको सुधारना। सो ये इंडिया के कुछ पहलू हैं जिस पे इंडिया ने काम किया है, और इंटरनेशनल स्टेक जो है पूरे वर्ल्ड के जो लोग हैं उसको काफ़ी अप्रिसिएट किया है। जस्ट कंप्लीटेड सक्सेसफुली G20 एंड यू आर सेइंग दैट कि आपको आपको 3 महीने 4 महीने पहले आपकी सिक्योरिटी क्या कर रही थी उस समय, कि अगर आपको लग रहा था कि इंडिया के उसमें इन्वॉल्वमेंट है, किसी पर्टिकुलर पर्सन को खालिस्तान मूवमेंट, वही जो पर्सन था उसको जो उसकी जो है एसोसिनेशन हुआ था, उसकी जो डेथ हुई थी, उसमें इंडिया का रोल मान रहे थे ये लोग, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। इंडियन फॉरेन मिनिस्टर के साइड से ये कम्प्लीटली कहा गया अगर आपके पास कुछ है तो गिव द एविडेंस। सो हाउ कैन इंडियन जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम भी देखेंगे आप, इंडियन क्या इवन जो वर्ल्ड का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम देखेंगे, जिसमें आपको ICJ बैठते हैं, नीदरलैंड हेग हेग जो उनका वो है हेडक्वार्टर है, वहाँ पे भी देखेंगे तो वो भी तो रूल बेस है, वो भी वो एविडेंस बेस है। आप केवल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे केवल कह देना कि इंडिया का इसमें रोल है, इट नॉट ए गुड थिंग। सो उसके वजह से जो है वो कनाडा का जो रिलेशन था इंडिया के साथ वो धीरे 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 खराब हो गया, डिट्रेट हो गया। सो वहाँ से पूरी चीज़ें चली, और वहाँ से फिर जो है वो डिप्लोमेसी जो है वो इसके ऊपर आ गई कि आपके आपके यहाँ पे मेरे बंदे कितने हैं और हम मेरे यहाँ पे आपके बंदे कितने हैं, और उसमें भी आपको पैरिटी लानी पड़ेगी। सो पैरिटी का कंसेप्ट ये है कि आपको जितने हमारे बंदे हैं आपको उतने ही होने चाहिए। तो इनके तो यहाँ पे इंडिया के एम्बेसी में बहुत थे, 40-45 थे, और अलग अलग जगह पे आप देखेंगे, मुंबई में इनकी लोग हैं, दिल्ली में है, बेंगलोर में है, ये इनको कॉन्सुलेट कहते हैं। ठीक है, तो इसके कॉन्सुलेट डिफरेंट डिफरेंट जगह पे, जहाँ पे भी उनको लगता है कि कनाडा के साथ
वहाँ के लोगों का जुड़ाव ज़्यादा है, या वहाँ से ट्रेड कर सकते हैं, वहाँ से लोगों को कनाडा की ओर ले जा सकते हैं, वहाँ से फॉरेन रेमिटेंस की रेट किया सकता है, वहाँ बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे उन्होंने अपने कनाडा के जो डिप्लोमेट्स हैं उसको बैठा रखे थे, जैसे कि मुंबई हो गया, उसमें से चंडीगढ़ हो गया, और बेंगलुरु हो गया, और बहुत सारी जगह हैं। तो उनको वहाँ से अब कटिंग करनी पड़ी है, अपने बंदे को हटाना पड़ा है, क्योंकि अब आपको पैरिटी मेंटेन करनी है। सो इसको लेके ये वाइना कन्वेंशन की बात कर रहे थे कि वो वाइना कन्वेंशन का उल्लंघन है, ठीक है, मतलब वायलेशंस ऑफ वाइना कन्वेंशन है, ठीक है, इनके हिसाब से। तो हमारे जयशंकर साहब ने, जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है। जब आप वाइना कन्वेंशन में तो ये भी मेंटेन है ना कि आप जो है वो सिक्योरिटी जो है वहाँ पे जो डिप्लोमेट्स रह रहे हैं उसको इश्योर कराना, बेसिक ड्यूटी जो है वो आपकी है। इट इज़ योर बेसिक ड्यूटी टू प्रोटेक्ट टू सच टाइप ऑफ इंसिडेंट विच हैज हैपेंड इन डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। ये भी तो वाइना कन्वेंशन में लिखा है। यू कैन नॉट ओनली से दैट कि आप जो है वाइना कन्वेंशन के अंदर में, और वाइना कन्वेंशन के अंदर में ही है कि आपको पैरिटी मेंटेन करनी है। आप ऐसा थोड़ी है कि हमारे 20 बंदे हैं, आप 100 बंदे का सिक्योरिटी अरेंज करना इंडिया में आसान काम है कि ऐसे समय में जब आपके साथ रिलेशन अच्छे नहीं है, लोगों में आपके प्रति विश्वास कम हो रहा है, कि आप कैसे किस तरीके के आप इस तरीके के एलिगेशन इंडिया जैसे कंट्री पे लगा सकते हैं। So my expectation is that the situation would improve in sense that our people would have a greater confidence on being able to do their basic duty as a diplomats, because ensuring safety and security of diplomats is the most fundamental aspect of Vienna Convention। और ये तो कह रहे हैं मिनिस्टर साहब हमारे कि ऐसा थोड़ा कि आप जो इस हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं जो बेसिक ड्यूटी वहाँ परफॉर्म करना चाहते हैं, उनके लिए एक ईजी माहौल नहीं है, नॉर्मल कंडीशन नहीं है कनाडा में। सो ये भी तो वाइना कन्वेंशंस के उल्लंघन हैं। इट इज़ द वायलेशन ऑफ वाइना कन्वेंशंस। सो दीज टाइप ऑफ थिंग्स इज हैपनिंग नियर अराउंड दीज टू कंट्री, ठीक है। एंड कनाडा इज़ वेरी मच वेरी शुड बी क्लियर, कनाडा शुड बी क्लियर दैट कि इफ़ यू डोंट हैव एविडेंस तो डोंट ब्लेम। श्रीलंका के साथ उन्होंने यही किया था, श्रीलंका ने भी इंडिया को इसलिए हेल्प किया है कि ये बोले कि ये एलिगेशन लगा के भाग जाते हैं। If you have any proof, so let's give that documents to Indian government. Indian government will take care of all the things. If you don't have, so don't put an allegation in such a way, such a random way, and just walk away from there. तो आप वहाँ से ये चीज़ कर नहीं सकते। तो ये वाले तो इंडिया ने इसको बहुत अच्छा तरीके से, हमारे बहुत सारे लोग जो हैं वो कनाडा में जो हैं वो सर्विस करते हैं, काम करते हैं, वहाँ पे बहुत सारे रेमिटेंसेस की रेट होता है इंडिया के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट आप फिर भी ऐसा चीज़ें नहीं कह सकते कि आपको जानते हुए आपके बहुत सारे मिनिस्टर जो हैं वो इंडियन है, जो आपके उसमें पार्लियामेंट में बैठे हैं। सो आपको वो भी तो ख्याल रखना चाहिए था एलिगेशन लगाने से पहले। सो ये जो गवर्नमेंट आई है वो डिफरेंट तरीके से सोचती है, और इसका जो नज़रिया है देखने को वर्ल्ड प्रोस्पेक्टिव्स को, वो भी एक अलग तरीके से दिखती है इंडियन गवर्नमेंट। तो आप वो इतना शांति से लेगा नहीं, ठीक है। तो उसको जवाब तो मिला है। सो जो हाई कमीशंस होते हैं और एम्बेसी होती है, इससे हमें ये सीख मिलता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है होस्ट नेशन का। तो यस, हमारे साइड में हमारी जो कंट्री है इंडिया, वो होस्ट नेशन है कनाडा के लिए, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं एम्बेसी को, कमीशंस को सिक्योरिटी प्रोवाइड करूँ, और जो भी डिप्लोमेटिक मिशंस होते हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, उसको मेंटेन करने में जो भी एक बेसिक ड्यूटी है, उसके लिए एक अच्छा एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस करके देना। एंड कैन ऑल्सो एम्प्लॉय देयर ओन सिक्योरिटी, अल्टीमेटली द होस्ट नेशन इज अकाउंटेबल फॉर द सिक्योरिटी। तो आपको ये हमारे लिए ये है, तो आपके लिए भी है। वाइना कन्वेंशन के लिए यूनिडायरेक्शनल थोड़े है, बाई डायरेक्शनल है भाई। यू आर नॉट परफॉर्मिंग योर ड्यूटी एंड यू आर जस्ट इम्पोजिंग दैट कि आप फॉलो नहीं कर रहे हो। सो इट इज़ टोटली, मेरे हिसाब से तो इट्स नॉट ए गुड आइडिया फॉर आप सच ए, आप एक पीएम हो के इस टाइप की चीज़ें स्टेटमेंट दे रहे हो, वो अच्छे स्टेटमेंट नहीं है मेरे हिसाब से। अब वो क्यों कर रहे हैं, उनकी अपनी पॉलिटिकल चीज़ें हैं, वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। आप जब मेरे वीडियो देखेंगे तो वो भी कहीं फंसे हुए हैं पॉलिटिकल सिनेरियो में, तो ठीक है, लेकिन इस टाइप की चीज़ों से ना करें तो बेहतर है। सो वाइना कन्वेंशन 1961 का एक्ट आपको समझा दिया मैंने, तो आपके लिए ये इम्पोर्टेंट था। यस, ये आनंद ग्रोवर साहब लिखते हैं कि आप सबको पता है कि जो अभी होमोसेक्सुअलिटी को था, तो उसको लेके बहुत ज़्यादा डिबेट हुआ। उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना दिया आप लोग के लिए 20 मिनट का, लेकिन आप उसको देखें, उससे वो
क्रक्स नहीं आया था जो आज ये क्रक्स समझा रहे थे। ये इन्होंने ये समझाया है कि फंडामेंटल राइट टू मैरी इज रॉन्ग। सो अगर ये कह रहे हो कि राइट टू मैरी जो है, इसमें केवल यही डिस्कस है कि राइट टू मैरी इज नॉट फंडामेंटल राइट। सुप्रीम कोर्ट ने तो यही निकाला है निचोड़ इससे, चक्रवर्ती के केस से, अभी वाले जो केसेस हैं। सो इन्होंने ये बोला कि पहला तो ये इससे क्रक्स ये निकालता है कि राइट टू मैरी जो है वो नॉट फंडामेंटल राइट है। फिर राइटर कहते हैं कि लेकिन राइट टू मैरी जो है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट के अंदर है। ह्यूमन राइट तो है। फिर तीसरा कि आप जो ट्रांस वुमेन को कह रहे हो, ट्रांस वुमेन का शादी जो है ट्रांसिस के साथ हो सकता है, ट्रांस मैन का शादी जो है, सॉरी, ट्रांस सिस वुमेन के साथ हो सकता है, यहाँ पे मैरी हो सकता है। तो उसको लेके एक टाइप का डेफिनेशन समझाया है। और कैसे जो है वो आप जो बायोलॉजिकल चीज़ें हैं, बायोलॉजिकल चीज़ें जो हम जब पैदा होते हैं तो मेल है फीमेल है, और जेंडर चीज़ें जो हम डिसाइड करते हैं, और ओरिएंटेशन ऑफ सेक्स, ये तीन चीज़ें हैं, उसके ऊपर ये राइटर मोस्टली फोकस करते हैं। तो हम ये समझेंगे कि राइट टू मैरी जो है, पहले राइट टू मैरी जो है उसको तो ये फंडामेंटल राइट नहीं मान रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। तो आप इसको तो आंसर में इसको जो प्री होगा उसमें तो आप इसको मान लेना कि राइट टू मैरी, जबकि राइट टू चूज योर पार्टनर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इफ़ यू सी दी आर्टिकल 21, इन्होंने भी डिस्कस किया है। इफ़ यू सी दी आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यू अंडरस्टैंड दैट कि डिग्निफाइड लाइफ में वो भी आता है कि आप अपने पार्टनर को चूज कर सकते हैं। कौन से जजमेंट से निकला वही बता दूंगा। सो राइट जो आर्टिकल 21 है, एक और भी कंसेप्ट याद रखिए कि आर्टिकल 21 है वो इवॉल्व होता है। आप उसको निगेटिव वे में देखते हैं या पॉजिटिव वे में, इट्स अप टू द कोर्ट कि कोर्ट उस चीज़ को किस तरीके से देखता है। तो आर्टिकल 21 का और आर्टिकल 19 का और आर्टिकल 14 का, इसको तीनों मिला के ट्रिनिटी भी बोलते हैं। ये तीनों इतने अहम आर्टिकल हैं जो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की जो वो है वो इस पर टिकी हुई है। आप समझ लो कि बेसिस जो है, एक प्रिंसिपल्स जो है, आपको इसके आसपास घूमती हुई आर्टिकल 14 और 19 और 21 के आसपास फंडामेंटल राइट तो मोस्टली घूमते हुए दिखेगी आपके इसके आसपास। सो हम इससे ये एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि राइट टू मैरी इज नॉट ए फंडामेंटल राइट बट स्टिल इट इज ए पार्ट ऑफ UDHR। सो आपको आंसर में वो लिखना है, व्हाट इज द ट्रांस वुमेन एंड द सिस वुमेन, ट्रांस मैन एंड सिस वुमेन, व्हाई दे कैन मैरी बट ट्रांस मैन और अदर्स कैन नॉट मैरी। राइट टू मैरी में उसमें लिखा है। फिर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बायोलॉजिकल और जेंडर्स। सो ऑन बायोलॉजिकली बेस पे आप क्या कर रहे हो, जेंडर के बेस पे। तो एक टाइप का एक अच्छा एक पूरा उसको लिखा गया है, तो मैं उसको पढ़ के आपको बताता हूँ। और ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, फंडामेंटल राइट से डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। तो सुप्रिया चक्रवर्ती, तो ये पेटिशनर थे, आप सबको पता होगा कि ये जो है एक पेटिशनर है जो फाइट कर रहे थे इस केसेस में कि होमोसेक्सुअल मैरिज को लेके वो फाइट कर रहे थे। सो देयर इज ए नो फंडामेंटल राइट टू मैरी, सुप्रीम कोर्ट यही कह रहा है। ऑन दैट अकाउंट कोर्ट डिसाइडेड दैट द सेम सेक्स पर्सन कैन नॉट मैरी, इन माई व्यू दिस इज ए रॉन्ग डिसीजन। ये राइटर कह रहे हैं कि ये मेरे हिसाब से रॉन्ग डिसीजन है कि राइट टू मैरी जो है सेम सेक्स पर्सन्स के लिए, होमोसेक्सुअल के लिए अलाउड नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को एक तरीके से चैलेंज कर रहे हैं कि ये अच्छा डिसीजन नहीं है। हाउएवर द क्रेडिट ऑफ कोर्ट इज डायरेक्टेड अनएनिमसली दिस सेम सेक्स कपल हैव बीन प्रोटेक्टेड फ्रॉम हरासमेंट। आप सबको पता है कि अगर आप इनको ये सेफ्टी नहीं दोगे और उसके बाद अगर ये कहोगे कि इनकी जो है रक्षा करनी चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए, तो हाउ दी पुलिस वाला एंड अदर पीपल दिस सोसाइटी विल बिहेव लाइक, इन विच मैनर यू अंडरस्टैंड बेटर। सपोज दैट मैरिज के अलावा इंडिया में कुछ समझ ही नहीं आता है। मैरिज बोलते तुम शादीशुदा हो, आंसर इज यस, तो तुम्हारे सारे राइट्स खुल जाते हैं, जितने भी एनसिलरी राइट्स हैं, ठीक है, वो खुल जाते हैं। मैरिज तुम नहीं हो, साथ में रह रहे हो, तो ठीक है, दिक्कत है,
पुलिस वाले दिक्कत करेंगे, सोसाइटी दिक्कत करेगी। और ख़ास के जब दो लोग समलैंगिक हो, दैट इज होमोसेक्सुअलिटी हो, चाहे वो गर्ल्स गर्ल्स हो, बॉयज़ बॉयज़ हो या डिफरेंट हो, ऐसे समय में तो सोसाइटी भी नहीं एक्सेप्ट, पुलिस भी नहीं एक्सेप्ट, जो अदर एंसेलरी राइट्स हैं वो भी नहीं मिलेंगे, यानी कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, अंडरस्टैंड करना। तो ऐसे कंडीशन में उसके लिए नुकसान ज़्यादा है। नुकसान इन द सेंस, आई एम नॉट नुकसान इन टॉकिंग इन मॉनेटरी वैल्यूज़, आई एम सेइंग दैट नुकसान इज कि एक्सेप्टेंस के बेस पे सोसाइटी उसको एक्सेप्टेंस नहीं कर रही है, लॉ उसको लेजिटिमाइज नहीं कर रही है, तो वो तो विक्टिम हो गया, कोई भी इसको विक्टिमाइज कर सकता है। तो बोले कि इनको श्योरिटी देना, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इनको श्योर करो कि इनकी सिक्योरिटी जो है, ऑल दो वो ऐसा ना हो कि हरासमेंट करे लोगों को, सेम सेक्स कपल्स को हरासमेंट करे, जो मोस्टली होता है नॉर्मल डेज में। आप देखोगे जो बड़ी सिटीज़ हैं उसमें तो फिर भी ये लोग थोड़े से वाइब्रेंट हैं, इनकी जो चीज़ें सीखी जाती हैं, जो हमारे ये भाई बहन हैं, ये लोग, इनकी बातें सुनी जाती हैं। लेकिन जो छोटी सिटी चले जाओगे वहाँ पे तो, क्योंकि सोसाइटी जो है वो अभी भी ट्रेडिशनल है, तो वो उनको देखती नहीं है इस नज़र से कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। सो उसके लिए कुछ डायरेक्शंस पास किए हैं जो सेंसिटाइज किया जाए अथॉरिटी को इनके लिए, लेकिन वो इस तरीके से काम आएगा नहीं, और ये राइटर सही कह रहे हैं। और इसीलिए जल्दी से, जितना जल्दी हो सकते जो डिसीजन है उसको करेक्ट करना चाहिए, सही करना चाहिए, इसको लेके आनंद ग्रोवर साहब कहते हैं। टू अंडरस्टैंड सुप्रिया चक्रवर्ती वी नीड टू कॉन्टेक्सचुअलाइज इट। 2009 में दिल्ली हाई कोर्ट का एक जजमेंट था 377 को लेके, आईपीसी के जो नाज फाउंडेशन को लेके था। फिर उसके बाद दैट वाज सेट असाइड इन सुरेश कुमार कौशल केस बाय द सुप्रीम कोर्ट इन 2013, बट अल्टीमेटली जो है 2013 में हटा दिया गया, लेकिन अल्टीमेटली नाज इन अपहोल्ड हो गया। नवजोत सिंह जौहर का केस जो 2018 का केस है, जो मैंने आपको वीडियो में समझाया भी है कि कैसे 2018 के बाद देखने का नज़रिया जो है चेंज हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जौहर का केस आ गया था, नवजोत सिंह जौहर का केस 2018 वाला। जिसको नहीं पता है वो जाके वीडियो देखे, नवजोत सिंह जौहर। तो सेक्शन 377 की मोस्टली बात होती थी, ए लॉ मेड बाय द ब्रिटिश, और ये ब्रिटिशर्स के कानून बनाए गए हैं और 10 साल की सज़ा है इसमें, अगर आप सेम सेक्स मैरिज करते हो और ये सेम सेक्स हेट्रोसेक्सुअल्स नहीं हो और नॉन हेट्रोसेक्सुअल्स हो, कपल्स हो, तो पनिशेबल था 10 साल के लिए। तो ये था। सो व्हेन वी टुक द डिसीजन टू चैलेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, फिर इसके बाद ये बोलते हैं कि कैसे टॉर्चर, वायलेंस, हरासमेंट और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें पुलिस के हाथों में, सोसाइटी के हाथों में, फैमिली के हाथों में होने लगा। सो 1997 के आसपास, 1997 के आसपास बहुत सारे लोग जो है वो लॉयर्स के पास आना स्टार्ट किए, एंड व्हेन वी टुक द डिसीजन टू चैलेंज द कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 377, और वहाँ पे स्टार्ट हुआ 377 को चैलेंज करने का जो बात थी वो स्टार्ट हुआ। तो एक सेकेंड, सो यस, सो 377 वहाँ से चैलेंज 2001 से स्टार्ट हुआ कि 377 को चैलेंज किया जाएगा, और इन लोगों ने स्टार्ट किया। सो वहाँ से स्टार्ट हुआ। सो व्हेन वी टुक द डिसीजन टू चैलेंज द कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 377 इन 2001, बोथ नाज एंड नवजोत सिंह जौहर डिड नॉट स्ट्राइक डाउन सेक्शन 377. They held that adult non-heterosexual couple have physical relation with consent in private would not be criminalized. वहाँ से ऐसा नहीं हुआ कि स्ट्रक डाउन कर दिया गया 377 को, बस ये कहा गया कि कंसेंट के साथ अगर प्राइवेट में ये लोग अगर कुछ भी अपना फिजिकल रिलेशन डेवलप करते हैं तो उसको क्रिमिनलाइज नहीं माना जाएगा, वुड नॉट बी क्रिमिनलाइज। तो एक टाइप का इनडायरेक्ट इनको एक होप मिली। इन नालसा वाले केस में अगर आप लोगों ने देखा होगा कि पर्सन आर इंटाइटल्ड टू आइडेंटिफाई, नालसा वाले केस में है कि पर्सन जो है वो आइडेंटिफाई कर सकता है कि वो कौन सा जेंडर है। जैसे हम लोग जब पैदा होते हैं तो हमको पहले ही पता चल जाता है कि मेल है कि फीमेल है, लेकिन नालसा वाले केस में है कि जेंडर अगर वो मेल रहते हुए भी अगर आपको फीमेल वाली फीलिंग आ रही है तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मैं फीमेल हूँ, मेल नहीं हूँ। मतलब आप मेल हुए लेकिन आप आइडेंटिफाई किए अपना जेंडर कि आप में फीमेल वाली क्वालिटी है, वॉइस हो या चाहे डिफरेंट डिफरेंट जो भी आपके उसके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो नालसा वाले केस से ये एस्टैब्लिश हुआ कि द पर्सन आर इंटाइटल्ड टू आइडेंटिफाई देयर ओन जेंडर, कि पर्सन डिसाइड करेगा अपना जेंडर। तो जेंडर अलग चीज़ है, बायोलॉजिकल चीज़ें अलग चीज़ हैं। दे मे बी बोर्न एज ए मेल बट दे वांट टू आइडेंटिफाइड एज ए फीमेल और ट्रांसजेंडर भी हो सकता है, और दे आर इंटाइटल्ड टू डू सो परसुएंट टू दैट ट्रांसजेंडर एक्ट जो हुआ वो पास हुआ। और इसको देखते हुए ट्रांसजेंडर एक्ट को पार्लियामेंट ने पास किया, पार्लियामेंट विच प्रोवाइड द प्रोसीजर फॉर चेंजिंग। तो वो फिर प्रोसीजर बताया कि चेंज कैसे होगा, डीएम के सामने होगा, एसडीएम के सामने होगा, दैट इज द डिफरेंट थिंग्स।
एक जो स्टिग्मा है, स्टिग्माटाइजेशन जिसको बोलते हैं, कि स्टिग्मा है, सोसाइटी किस तरीके से देखेगी आपको, लोग कैसे देखेंगे, पुलिस वाले कैसे देखेंगे, आपके कलीग्स कैसे देखेंगे, आपके पीयर ग्रुप्स कैसे देखेंगे, वो भी है जो इनको आगे नहीं बढ़ने देती है। नवजोत सिंह जोहर, व्हेन वन कैन हैव इंटीमेट रिलेशन विद पर्सन ऑफ एनी जेंडर और सेक्सुअल ओरिएंटेशन, ये कहता है इट इज ए लॉजिकल टू एज्यूम दैट in that situation when a couple are having a physical relation they may prefer to develop a long relation। अब नवजोत सिंह से इन्होंने राइटर ने ये निकाला कि अगर कोई फिजिकल रिलेशंस में या इस टाइप के उसमें आएगा तो वो ऑफकोर्स मैरिज के पर्पज से ही आएगा, कि वो आगे एक दूसरे को मैरिज के लिए देखते हैं। फॉर मैरिज ब्रिंग अलॉन्ग विथ ए होस्ट ऑफ एडवांटेज, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि मैरिज अगर होगा तो सोसाइटी उसको एडप्टेशन का, इनहेरिटेंस का, डिसीजन टू हॉस्पिटलाइजेशन का, एम्प्लॉयर्स के बेनिफिट्स का, ये सब चीज़ें उनके लिए खुल जाती हैं। लेकिन इनको जो हमारे ये लोग हैं, जो ट्रांस वुमेन है, ट्रांस मैन है, उनको ये सब राइट्स नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि उनको मैरिज को ही लेजिटिमाइज नहीं माना जा रहा है। तो ये सारे एडॉप्शंस और ये सब इनहेरिटेंस जो प्रॉपर्टी में है, जो टैक्स में बेनिफिट, वो कुछ नहीं मिलेगा इनको, क्योंकि सोसाइटी तो इसको मानती ही नहीं है। वही चीज़ मैं आपको समझाया हूँ। It is this background that the court in Supriya Chakrabarti was asked to decide the right to recognition of marriage by the state। इसीलिए जो चक्रवर्ती के केसेस जो है, जो अभी हम पढ़ रहे थे, जिसमें अभी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि राइट टू मैरिज इज नॉट ए फंडामेंटल राइट, सो इस वाले केसेज में ये बताया गया, इसीलिए पूछा गया कि हम लोग को मैरिज का अधिकार दिया जाए। और ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड है, हिस्ट्री है, कैसे 1997 2001 से लेके, फिर कैसे नाज फाउंडेशन से लेके और कौशल के केसेस से लेके, कैसे जौहर का, नालसा का, और फिर ट्रांस का एक्ट, ये इस तरीके से होने के बाद अभी जो सुप्रिया चक्रवर्ती है वो मैरिज को लेकर डिस्कस कर रही है, एलजीबीटी कम्युनिटी को लेकर। तो ये पूरा न्यूज़ था। अब ह्यूमन राइट वर्सेस फंडामेंटल राइट का कोड का जो कंसेप्ट आएगा वो यहाँ से क्रिएट होना स्टार्ट होगा। फंडामेंटल कोड डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन सुप्रिया चक्रवर्ती इज दैट देयर इज नो फंडामेंटल राइट इन इंडिया। यहाँ से ये निकलता है कि फंडामेंटल राइट टू मैरी इन इंडिया जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं है। इन अराइविंग एट द डिसीजन द कोर्ट इग्नोर द फैक्ट दैट इंडिया वाज एन ओरिजिनल सिग्नेटरी ऑफ यूडीएचआर। इंडिया जो है ओरिजिनल सिग्नेटरी है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का। और ह्यूमन राइट्स क्या कहता है? तो ह्यूमन राइट्स ये भी कहता है कि लेजिस्लेशन बाय पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर इन इंडिया मस्ट बी अकॉर्ड विथ यूडीएचआर। और जो भी आप कानून पार्लियामेंट बनाएगी, स्टेट बनाएगी, वो तो यूडीएचआर से प्रभावित होनी चाहिए, उससे तो अकॉर्ड, उसको सेटिस्फाइड करना चाहिए, उसके अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। तो वो भी ध्यान रखना है। कोर्ट इन इंडिया हैव इंटरप्रेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्टैच्यू इन लाइन विद यूडीएचआर एंड द कोर्ट को भी उसको यूडीएचआर में जो बना है उसके साथ लेके चलना है, उसके अगेंस्ट नहीं जाना है, कॉन्ट्राडिक्शन नहीं जाना है। जो कोवेनेंट्स हमने साइन किया है इंटरनेशनल, जैसे कि आर्टिकल 16 ऑफ यूडीएचआर 1948 प्रोवाइड दैट मैन वुमेन ऑफ फुल एज, गौर से समझना, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, मैन या वुमेन फॉर फुल एज, अगर वो 18 से मेजोरिटी है, विदाउट एनी लिमिटेशन ड्यू टू रेस, नेशनैलिटी और रिलीजन, हैव राइट टू मैरी एंड फाउंड ए फैमिली। ये तो अधिकार है इसका अंडर द यूडीएचआर। द राइट टू मैरी इज ह्यूमन राइट्स। इन द फेस ऑफ दिस कैन नॉट बी आर्ग्यू दैट इट इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। अगर यूडीएचआर में लिखा है कि वो फंडामेंटल राइट है, फैमिली बनाने का उसका अधिकार है, या फिर विदाउट हैविंग ए लिमिटेशन ड्यू टू रेस, नेशनलिटी, रिलीजन, कोई इंसान को आप इस पर डिवाइड नहीं कर सकते हो, तो फिर मैरी जो है वो ह्यूमन राइट्स है। और ह्यूमन राइट्स जो है वो फंडामेंटल राइट, तो अगर उसको कैसे नहीं मान सकते हो आप? तो इसको लेके राइटर चैलेंज कर रहे हैं। क्रिटिक्स वुड आर्ग्यू दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड फॉर द राइट टू मैरी एक्सप्लिसिटली। क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि यस, राइट टू मैरी जो है एक्सप्लिसिटली नहीं लिखा है कहीं। हाउएवर दिस इग्नोर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जुरिस्प्रूडेंस। और ये इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन जुरिस्प्रूडेंस है, वेयर द कोर्ट हैव इंटरप्रेटेड, जहाँ कोर्ट जो चीज़ नहीं लिखी रहती है एक्सप्लिसिटली, उसको इंटरप्रेट करती है और उसको एक नया कानून के रूप में सरकार को देती है और हमारे समाज को देती है, वो इस चीज़ में एक्सपेंसिव लिबरल मैनर अपनाती है, वो नहीं अपनाई ऐसे वाले केसेज में। तो सुप्रीम कोर्ट को ये ध्यान देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ रेड द राइट टू बी ट्रीटेड विद डिग्निटी इनटू आर्टिकल 21। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को जो आर्टिकल 21 है उसके निगेटिव और पॉजिटिव जो कोवेनेंट्स हैं उसको देखने की ज़रूरत थी। जो क्लासिकल एग्जांपल्स, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार पॉजिटिव राइट्स जो हैं आर्टिकल 21 को, उसकी एम्बिट को बढ़ाया है, जैसे राइट टू एजुकेशन, फूड, इन्वायरमेंट। आप सब देखोगे कि आर्टिकल 21 को इतना इवॉल्व्ड आर्टिकल है कि वो उसमें पूरी चीज़ें समा सकती है। क्यों? क्योंकि उसकी डिग्निटी की जब बात होती है, डिग्निफाइड लाइफ की बात होती है, उसमें आपको चाहे वो
एयर जो पॉल्यूशन फ्री एयर हो या इन्वायरमेंट हो या फूड हो या क्वालिटी एजुकेशन हो, वो सब कुछ उसमें आ जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट को ये देखने की ज़रूरत थी कि इसको भी लिबरल इंटरप्रिटेशन करे, तो ऐसा है, इसको डिस्कस करने की कोशिश कर रहे थे। द सुप्रीम कोर्ट हैज यूज्ड द प्रोविजन ऑफ यूडीएचआर टू एलिब्रेट राइट अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, दस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हैंड कफिंग। हैंड कफिंग का केस देखोगे, शुक्ला, प्रेम शंकर शुक्ला वाला, एक और भी केसेस हैं, उसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी चीज़ें किया है कि उसको अपने हिसाब से यूडीएचआर का यूज किया है कि आप किसी को हैंड कफिंग का जाते समय, अगर वो इतना बड़ा क्रिमिनल नहीं है तो उनके हाथ में हथकड़ी नहीं लगा सकते हो। तो प्रेम शंकर शुक्ला का केस में आपने तो यूडीएचआर से लिया, लेकिन इस वाले केसेज में क्यों नहीं लिया? तो उसको लेके राइटर डिस्कस। फिर मेनका गांधी को भी लेके चैलेंज करते हैं कि कैसे मेनका गांधी को लेके एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस ऑफ स्टेट को लेके आपने चैलेंज किया था कि उसी से तो क्रिएट हुआ था, ऑडी अल्ट्रम पार्टम इज रिलेटेड। अब इसको आपने इस वाले चीज में क्यों नहीं किया? तो कुल मिला के यूडीएचआर और वर्सेस फंडामेंटल राइट को लेके यहाँ पे झगड़ा चल रहा है कि यूडीएचआर को अगर लेते तो शायद ट्रांसजेंडर पर्सन्स को जो है जो रिलीफ मिलना चाहिए वो मिल जाता, लेकिन क्योंकि आपने बोला कि मैं फॉरेन जुरिस्प्रूडेंस को इंडियन इसमें नहीं लाऊंगा, पर्सनल लॉज के अंदर नहीं लाऊंगा, तो इसको लेके ये नुकसान हुआ है इनको और इसको सही करने की ज़रूरत है। फिर ये तो आपको सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बारे में मैंने बता ही दिया कि कौन रिकॉग्नाइज करेगा कि मैरिज जो है वो किस बेस पे कंप्लीट होता है, तो वो हमें देखने की, बायोलॉजिकल सेक्स अलग होता है, जेंडर अलग होता है और सेक्सुअल ओरिएंटेशन अलग होते हैं, तो उस तीनों चीज़ों को देखने की ज़रूरत है और वो राइटर ने समझाने की कोशिश की है। फिर ये कहते हैं कि द सूनर दिस रॉन्ग इज सेट राइट द बेटर इट वुड बी द सोसाइटी एज ए होल। जितना जल्दी इसको सही कर लो उतना अच्छा है सोसाइटी एज ए सोसाइटी पर्सपेक्टिव से। माई मैसेज टू माई एलजीबीटी कलीग्स के लिए उन्होंने लिखा है कि फाइटिंग इन्वॉल्व्स फॉलिंग सेवरल टाइम्स बिफोर द अल्टीमेट विक्ट्री। जितने बार तुम गिरोगे, जीत का जो स्वाद है उतना अच्छा होता है। वी फेल आफ्टर कौशल्स, और वो हम कौशल्स के फेल होने के बाद आए, नवजोत में जीते और आगे भी जीतेंगे। सो वो राइटर आनंद ग्रोवर साहब इसको इस तरीके से लिखते हैं और काफ़ी अच्छा लिखा था और ये समझाने की कोशिश किया था कि वाई राइट टू मैरी इज़ नॉट ए फंडामेंटल राइट बट स्टिल यूडीएचआर ह्यूमन राइट्स है। सो आप उसको ध्यान रखना। तेज जो है, तेज एक टाइप का सीवियर साइक्लोन है, तो मैंने इसको न्यूज़ में उठा लिया कि तेज जो है वो साइक्लोन है और अरेबियन सी के आसपास बनता है। तो एक बार बहुत अच्छा क्वेश्चन भी बना था, अगर आप लोग को याद हो, कि पहले क्या होता था कि बे ऑफ बंगाल में, BOB बोलते इसको, बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा जो है वो साइक्लोनिक एक्टिविटी देखने को मिलती थी, मगर कुछ दिनों से ऐसा हो गया कि आपको अरेबियन सी में भी देखने को मिलेगा ये चीज़, अरेबियन सी में। तो बहुत सारे जो अभी जो साइक्लोन्स आ रहे हैं वो अरेबियन सी में बन रहे हैं। सो वाई अरेबियन सी हैज़ ए, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो टेंडेंसी थी साइक्लोन की बनने की, जो कैरेक्टरिस्टिक थी साइक्लोन की बनने की, वो मोस्टली BOB को फेवर करती थी, लेकिन कुछ समय में इन कंटेम्प्रेरी टाइम इट हैज़ चेंज और स्विच टुवर्ड्स अरेबियन सी। सो आपको उसका रीजन निकालना, यू हैव टू फाइंड द रीजन, क्योंकि हर चीज़ में आपको, जैसे आपको मैंने एक दिन और भी बोला था कि आप इस चीज़ का रीजन फाइंड करो कि अफगानिस्तान में जो अर्थक्वेक आया है वो एक ही प्लेट पे 6.3 का 4 बार आया। इज इट पॉसिबल दैट कि जहाँ पे आपका स्ट्रेस जो इतना लोड जो है वो रिकवरी छोड़ देती है, ठीक है, मान लो कि वहाँ पे 200 क्विंटल का भार था और उस वहाँ पे 200 क्विंटल की भार की वजह से वो प्लेट जो है वो फ्रैक्चर्ड हो गए और वहाँ पे जो है आपको अर्थक्वेक जनरेट हो गया। एग्जाम्पल के लिए मैंने उस दिन भी बोला था, तो हो गया ना, वो स्ट्रेस तो रिलीज हो गया ना। भूकंप का तो काम ही है ना कि स्ट्रेस जब ज़्यादा हो जाता है रिलीज हो जाता है। फिर दोबारा उसी प्लेट पे फिर से कैसे स्ट्रेस जनरेट हुआ कि फिर से 6.3, फिर से 6.3, तो मल्टीपल जो वेव्स क्रिएट हुए एक ही जगह पे, हेरात जगह पे है अफगानिस्तान, वेस्टर्न अफगानिस्तान में एक जगह का नाम है हेरात, वहाँ पे ये सब चीज़ें हुआ है। सो आप नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ अफगानिस्तान देखोगे तो वहाँ पे 4 बार एक ही जगह पे भूकंप आना और सीवियर अर्थक्वेक, उसकी वजह से कितने लोगों की जान गई। तो यू विल हैव टू फाइंड द रीजन फॉर मेंस पर्सपेक्टिव्स कि वाई दिस रीजन इज, ऐसा क्या है उस रीजन में कि वहाँ पे एक ही जगह पे 4 बार भूकंप अर्थक्वेक आया है। सो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इफ़ यू रीड दिस डिफरेंट पेपर्स, डिफरेंट एडिटोरियल्स या फिर आप उसके मैगजीन्स पढ़ेंगे तो यू विल गेट द आंसर। और जिसको आप अंडरस्टैंड करते हैं वो एक टाइप का उससे अलग आपको एक्सेप्शन देखने को मिलेगा,
ठीक है, क्रिटिक्स उसको बहुत अच्छे से लिखे हैं, तो आप उसका रीजन फाइंड अभी तक नहीं किया तो उसको फाइंड करो कि क्यों हुआ। आप केवल ये पढ़ लेते हो कि अफगानिस्तान में एक जगह है वहाँ पे वो हुआ भूकंप, रीजन फाइंड करो कि क्यों हुआ वहाँ पे एक ही बार में एक ही जगह पे 4 बार कैसे इतने सेम मैग्नीट्यूड के भूकंप कैसे आ सकते हैं। सो वो इंटरेस्टिंग है, ठीक है, रेदर देन कि आप कितने डेथ टोल हो गया वो काउंट करने से। सो तेज जो है वो एक टाइप का साइक्लोन है जो अरेबियन सी में हो रहा है। सो आपको ये याद रखना है कि पहले तो हम अरेबियन सी में साइक्लोन देखते भी नहीं थे, लेकिन विगत कुछ सालों से, मान लो 5 7 6 साल में ये एरिया इतना कैरेक्टरिस्टिक इसकी इतनी अच्छी कैसे हो गई। सपोज लो कि आपको जो साइक्लोन की टेंडेंसी क्या होती है कि वहाँ पे लो प्रेशर होना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ होनी चाहिए, तो वो कैसे बनने लगी हैं अरेबियन सी में। सो हमें ये फाइंड करना है। ऑफ कोर्स अरेबियन सी में होगा तो सबसे पहले मैसेज जो हो केरला को जाएगा कि आप अपने जो आसपास के लोगों हैं उसको अलर्ट कर दो। क्यों? क्योंकि केरला को ये डैमेज करता है। केरला में बारिश जो होगी वो तेज हो जाएगी, तो आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल होने के चांसेस हैं उधर। सो ये है नेक्स्ट। सो नेक्स्ट न्यूज है कि कैसे पोस्ट पेंडेमिक के बाद जो वुमेन है वो उनकी एम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, लेकिन क्या इनके एम्प्लॉयमेंट बढ़ने से इनका वेजेज बढ़े हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एम्प्लॉयमेंट किस एरिया में बढ़ा है? क्या वो कैजुअल लेबर्स बन गई हैं या फिर रेगुलर बन गई हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड बन गई हैं? सेल्फ एम्प्लॉयड बन गई हैं, तो आपको ये देखने की ज़रूरत है। तो इस पूरे आर्टिकल पढ़ने के बाद इसमें कुछ चीज़ें निकल के आती हैं जो मैं आपको समझाता हूँ। इसमें ये कह रहे हैं कि कैसे, जैसे कि जो वेजेज बढ़ते हैं और जो इन्फ्लेशन उस समय में रहता है, वाइल वेजेज एंड अर्निंग हैव इंक्रीज्ड, इन्फ्लेशन हैज़ बीन हाई एज वेल। सो जब भी आपका वेजेज बढ़ेगा, आपकी सैलरी बनेगी, ठीक है, आप उसको याद रखना इस तरीके से। बेसिक कंसेप्ट इसमें यही समझ रहे हैं और कुछ है नहीं, बहुत सारा डेटा है और वी आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड होल द डेटा, हमको उस पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। सो आपकी सैलरी इंक्रीज हुई, आपकी सैलरी जो है इंक्रीज हुई और इन्फ्लेशन साथ में भाई साहब भी आए, ये भी इंक्रीज हुए। आपकी सैलरी इंक्रीज हुई 10% से, मान लो कि 7% से, और इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ 10% से। तो आप इसको ये नहीं कह सकते हो कि आपको ओवरऑल आपको दिखेगा नहीं, आपकी जो नेट जो सैलरी आपको हाथ में आएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा है कि उसको आपको पॉजिटिव दिखेगा नहीं, तो रियल आपका जो इनकम होगा वो आपको कम दिखेगा। अंडरस्टैंड करना। तो सैलरी इंक्रीज होने के बाद भी इन्फ्लेशन अगर इंक्रीज होता है तो नेट में इम्पैक्ट बहुत कम होता है, निगेटिव कम ही दिखेगा आपको। क्यों? क्योंकि महंगाई उतनी बढ़ गई है जितनी से आपकी इन्फ्लेशन और जितनी से आपकी सैलरी बढ़ी है। सो ये चीज़ के बेस पे कैलकुलेशन होता है। और आपका परचेजिंग पावर, जो इन्फ्लेशन बढ़ता है, इन्फ्लेशन अगर इंक्रीज हुआ तो परचेजिंग पावर क्या होता है? कम हो जाता है। ये बार बार मैं आपको लिखवाता हूँ, आप लोग लिख लिया करो अगर आपको नहीं याद रहता है तो। परचेजिंग पावर जो होती है, आपकी सामान खरीदने की क्षमता जो है वो कमज़ोर हो जाती है। अंडरस्टैंड करना, ठीक है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो इससे यह निकलता है कि ये अर्निंग ऑफ वुमेन जो है, जो कैजुअल वुमेन है, जो कैजुअल सेक्टर में काम करती हैं, मतलब डेली सेक्टर में जिसको दिहाड़ी बोलते हैं, और जो रेगुलर काम करती है फिक्स्ड इंटरवल्स में 8 घंटे 10 घंटे, और जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो खुद के लिए काम करती हैं, उनके जो इन्फ्लेशन और उनकी जो ग्रोथ हुआ है, उनकी जो इनकम में, वेजेज में, वो रियल में कितना हुआ है। तो अगर आप वुमेन को देखोगे तो कैजुअल में पॉजिटिव और बाकी दोनों में निगेटिव है। मतलब जो दिन दिहाड़ी वाले लोग हैं उनमें ज़्यादा आपको रियल इनकम दिखेगा रेदर देन कि ये लोग में। तो ऐसे करके ये कुछ डिफरेंट इन्फ्लेशंस और उसका वो परमुटेशंस कम्बिनेशंस बनाए हैं, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है नहीं। अभी रूरल कैसे काम करते हैं, अर्बन में वुमेन कितना काम करते हैं, तो वो एक टाइप का चार्ट दे दिया है, तो आप उससे एनालाइज कर सकते हो कि रेगुलर वेज वर्कर्स जो हैं, कैजुअल वर्कर्स और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में कितना परसेंट का। तो मेल जो है वो 2.9% से इंक्रीज हुआ है, वुमेन में 35% का जो रेगुलर वेज है, और पर्सनल टोटल में देखें तो 6.7% का इंक्रीज हुआ है। ये 2022 और 23 के बाद का आंकड़ा है। तो ऐसे ही करके इन्होंने टोटल अर्बन के लिए बनाया है और ऑल के लिए बनाया है, तो इंक्रीज करके दिखाया है कि टोटल ओवर इंक्रीज। Although it has given in different chart, it is not important for us.
आई एम क्लियरली, अब उसको स्ट्रिक्टली आपको मैं कह रहा हूँ कि देर इज नो रेलिवेंट इन यूपीएससी परस्पेक्टिव इन दिस न्यूज, बट इंपॉर्टेंट इज दैट कि हमें ये समझ में आना चाहिए कि जो कैजुअल वर्कर्स हैं वो क्या होते हैं, जो रेगुलर वर्कर्स हैं वो क्या होते हैं, और सेल्फ एम्प्लॉयड क्या होते हैं. सो देयर इज अनदर प्रॉब्लम. द रियल जीडीपी का ग्रोथ जो है वो 2022 से लेकर 7.2% है. और अगर आप इन्फ्लेशन देखेंगे तो इन्फ्लेशन भी 5-6 इसके आसपास है. तो आपको रियल इनकम तो बढ़ते हुए दिखेगा नहीं किसी भी कंडीशन में. और फिर वो के शेप की वही की बात कर रहे हैं कि कैसे रिकवरी पेंडेमिक के, पोस्ट पेंडेमिक के बाद हमारा जो इकोनॉमी है वो के शेप में शिफ्ट हो गया था. तो इसमें कुछ ज़्यादा रेलिवेंट नहीं था. बस आपको ये देखना था कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट किस तरीके से बढ़ा है वो इम्पोर्टेंट होता है, और वेजेज उनको क्या मिल रहा है, कि जो इनके वेजेज मिलने चाहिए और जो इन्फ्लेशन है उसको जोड़ के देखना. तो उससे हमें ये सीखने को मिले इस आर्टिकल से कि कैसे मैं वेजेज को, कि वेजेज जो है उसको इन्फ्लेशन के साथ देखूंगा. और यही चीज़ है, जब मैं इकोनॉमी पढ़ाऊंगा तो आपको कोरिलेट करने की कोशिश करूंगा कि कैसे वेजेज और इन्फ्लेशन कोरिलेट होते हैं. देयर इज ए कोरिलेशन बिटवीन दीज टू वर्ड्स. कि वेजेज तो बोले कि यार मैं तो 90 लाख रुपए कमाता हूँ, सॉरी 90,000 रुपये कमाता हूँ, 90 लाख तो ज़्यादा हो गया, 90,000 रुपये कमाता हूँ और हाथ में बचता है कुछ भी नहीं. ठीक है. सो वहाँ पे मैं वो इस चीज़ को डिफाइन करने की कोशिश करूँगा कि क्या इन्फ्लेशन क्या है, मार्केट का रेट क्या है, वो डिफरेंट स्ट्रैटेजी वहाँ पे लेके आऊँगा. देन यू अंडरस्टैंड दैट कि यार मैं 50,000 कमाने के बाद भी मेरे हाथ में कुछ नहीं बचता है. रीज़न इज़ दैट कि इन्फ्लेशन इज़ हाई. रीज़न इज़ दैट कि जो हर चीज़ की प्रोडक्ट की जो कीमत है वो महंगी हो गई है. दैट इज़ द थिंग्स यू अंडरस्टैंड दैट कि परचेजिंग पावर पैरिटी जो है वो कम हो गया है. सो हमारा पीपीपी जो कम हो जाएगा तो हम उसको देखेंगे कि यार हमारे तो हाथ में पैसे नहीं बच रहे. तो ये इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन हम वहाँ समझेंगे. इन सब के बीच एक ये न्यूज़ आया है कि ईयू का एक रिपोर्ट आया है, वो ये कह रहा है कि अगर हम 2% ग्लोबल वेल्थ टैक्स लगाते हैं बिलियनरीज के ऊपर तो हमारा जो रेवेन्यू है वो 250 बिलियन यूएसडी डॉलर जो है वो बढ़ जाएगा. केवल 3,000 लोग इंडिविजुअल्स के ऊपर इस टाइप का टैक्स लगेगा. तो टैक्स इवेजन से बचने के लिए इस टाइप का चीज़ लाया गया है. तो ये अभी रिपोर्ट ही आई है, आ जान दो अच्छे से देखेंगे इसके कि टैक्स इवेजन जो है एक बहुत बड़ा इशू है किसी भी गवर्नमेंट के लिए हो. कि जब आप टैक्स पेयर हो के टैक्स पे नहीं करते हो, या भी बड़ी बड़ी कंपनियां बिलियनरीज लोग जब टैक्स नहीं पे करते हैं, क्योंकि हम तो समहाउ, आप इनकम टैक्स के रूप में देते हो. टैक्स जो होता है आप सबको पता है कि 2 टाइप का होता है. ये भी इकोनॉमी की वीडियो में आएगा, आप परेशान मत होना किसी चीज़ के लिए. तो टैक्स जो होता है वो डायरेक्ट टैक्स होता है और इनडायरेक्ट टैक्स होता है. तो डायरेक्ट टैक्स में तो आप वही हो कि कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, पर्सनल टैक्स हो गया, ये सब डायरेक्ट टैक्स हैं. और ये जीएसटी वीएसटी जो है सब इनडायरेक्ट टैक्स है. तो डायरेक्ट टैक्स है 2 टैक्स इन विच द कस्टमर इन द पर्सन कैन नॉट शिफ्ट देयर लाइबिलिटी टू सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन. ठीक है. सपोज दैट कि आई एम अर्निंग 20,000 50,000 per monthly and so and so tax has generated by the Indian government, and I said कि यार in place of me my brother will pay that amount. So it is not things. So direct tax ऐसा नहीं होता है. डायरेक्ट टैक्स में आपको पे करना पड़ेगा. इनडायरेक्ट टैक्स में आप सम लाइबिलिटी शिफ्ट हो सकती है, जैसे जीएसटी में सामने वाला पे कर देता है कभी, ऐसा करके तो होता है. सो इनडायरेक्ट टैक्स में आप अपनी लाइबिलिटी जो है वो कस्टमर के ऊपर शिफ्ट कर सकते हो, किसी और के ऊपर, थर्ड पार्टी के ऊपर शिफ्ट कर सकते हो. इसलिए जीएसटी को, सेल टैक्स को, डिफरेंट को इनडायरेक्ट टैक्स कहा गया, जहाँ कंज्यूमर पे कर दे. पर डायरेक्ट टैक्स में कंपनी को देना पड़ता है. और अगर आप इनकम टैक्स के जोन में आते हो तो उस जो भी स्लैब के हिसाब से आप आओगे उसमें आपको पे करना पड़ता है. देयर इज ओनली दीज माइन्यूट डिफरेंसेज है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में. सो यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दीज थिंग्स सिंगल. कि अगर आपको पूछे कि डायरेक्ट टैक्स भाई बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट टैक्स, तो तुमको केवल एग्जांपल नहीं बताना है कि कॉर्पोरेट टैक्स, पर्सनल टैक्स, ये नहीं भाई. डायरेक्ट टैक्स आर दोज टैक्स इन विच द पर्सन कैन नॉट शिफ्ट देयर लाइबिलिटी टू थर्ड पर्सन, दैट्स इट. तो वो आप उसमें, उसके बाद आप उसको एग्जाम्पल बताना. तो टैक्स इविजन तो बहुत बड़ा है ही, कि आपको टैक्स जो है वो इवेड कर रहे हैं, तो इससे बचने के लिए ग्लोबल वेल्थ टैक्स लगा दो. तो फिर वो जो एमएनसी के ऊपर मिनिमम टैक्स लगा रहे थे, ग्लोबल मिनिमम टैक्स लगा रहे थे जीएमटी, उसका क्या होगा, तो उसको डिस्कस करेंगे जब राइटर उसको अच्छे से डिस्कस करेगा. लेकिन ग्लोबल मिनिमम टैक्स भी तो लगा रहे थे 15% एमएनसी के ऊपर, उससे क्या हो गया, उससे क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई टैक्स इविजन की. तो ये कह रहे हैं कि बहुत बड़े लोगों को चैलेंज नहीं कर रहा हूँ मैं, टैक्स की बहुत बड़ी रीजन को चेंज नहीं कर रहा हूँ.
टैक्स में बहुत सारे लोगों को इससे इम्पैक्ट पड़ेगा, ऐसा कुछ होगा नहीं। 3000 इंडिविजुअल्स लोगों को, हाई नेट अर्निंग वर्थ जिनका है, जिनका हाई HNEI कहते हैं शायद उसको, जो हाई वेल्थ को अर्न करते हैं, तो 3000 लोगों को अगर इनके ऊपर टैक्स, अगर बिलियनरीज के ऊपर टैक्स लगा दें 2%, तो काम बन सकता है। तो इस टाइप का कुछ रिपोर्ट आया है। सो वी विल वेट फॉर द रिपोर्ट, होल रिपोर्ट फॉर, जो कि आज पेपर में आ गया था, तो फॉर दैट रीजन। फिर टैक्स प्लानिंग इज अलग, टैक्स इवेजन इज अलग, टैक्स मैनेजमेंट इज अलग। अंडरस्टैंड करना, कभी पता चला कि तुम सबको एक ही मान ली कि टैक्स इवेजन जो है वो इलीगल है इंडिया में। अगर आप कहीं भी होगा, टैक्स आप इवेड नहीं कर सकते, टैक्स इवेजन, पर टैक्स प्लानिंग कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि आपको इतना टैक्स आ रहा है, आप हेल्थ इंश्योरेंस ले लो, सरकार को नहीं देना है तो आप हेल्थ इंश्योरेंस ले लो, आप कुछ और कर लो, चैरिटी करो। तो यू कैन प्लान योर टैक्स। इफ यू डोंट वांट टू गिव द मोर टैक्स टू गवर्नमेंट, यू शुड गो टू डिफरेंट सेक्टर्स, invest in that area, in those area where you get a tax exempted things from the government, so you can do such type of things. But if tax generate हो गया है and you are not paying that, तो tax evasion के अंदर आ जाता है वो, that is illegal offense. So tax planning, tax management is अलग। So these are the somehow equal words, synonymous words, जहाँ पे आपको लोगों को confusion होता है कि यार टैक्स प्लानिंग क्या होता है, ये होता है। सो आप इसको अंडरस्टैंड करना। सो दीज आर द फ्यू टॉपिक्स विच आई डिलीवर टूडे। और आपको पर्सनली ही मैंने बता दिया है कि किस रीजन से मैं वीडियो नहीं बना रहा था। तो आई विल ट्राई टू कि मैं जैसे रेगुलर रहता था वैसे रेगुलर रहूँ, और बहुत जल्दी स्टार्ट कर दूंगा रेगुलर होना। सो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और अपने फैमिली वाले का ध्यान रखें और अपना भी ध्यान रखें। टेक केयर, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।